वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में कवर करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर की यूनिट 4 को। तो यहाँ पर यूनिट 4 जो है वो डेडिकेटेड है इंस्पायरिंग इनोवेशन अराउंड द ग्लोब, यानी कि जो भी इनोवेशन किए गए हैं एजुकेशन के लिए उन सारे जो है इनोवेशन के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी यूनिट हो जाती है यहाँ पर इंस्पायरिंग इनोवेशंस अराउंड द ग्लोब। यहाँ पर कुछ इनोवेशंस बताए गए हैं एजुकेशन के लिए ऑल अराउंड ग्लोब में। उन सारे इनोवेशन के बारे में हम जानेंगे। तो जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं वहाँ पे ये देखा जाता है कि किस तरह का प्रोग्रेस किया जा रहा है, कौन से नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं एजुकेशन के लिए या एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो उन सारे एजुकेशंस के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो ओल्ड स्कूलिंग है, ओल्ड लिटरेसी लेवल है हमारा, उसे मॉडिफाई करना होता है। देन हम इनोवेशंस को लाते हैं, नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स को लाते हैं, जिससे कि हम लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकें, स्टूडेंट्स में स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर सकें ताकि स्टूडेंट्स अपना जो है बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ इनोवेशंस किए गए हैं। इंस्पायरिंग एजुकेशनल इनोवेटिव टूल्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं इनोवेशन के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है रोबोट टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है नए इन्वेंशन को लाने के लिए ग्लोब में। देन फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड आया है। देन थर्ड आ जाता है यहाँ पर फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देन फोर्थ है यहाँ पर 3D लर्निंग। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है यहाँ पर लिटरेसी ब्रिज। और इसके बाद सिक्स है यहाँ पर टीचर ऑटोनॉमी। सेवेंथ है यहाँ पर द पेपरलेस क्लासरूम। देन यहाँ पे हम वन बाय वन बात करेंगे इन सारे इंस्पायरिंग 7 जो है इनोवेटिव टूल्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज रोबोट और रोबोट टीचर जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर रोबोट टीचर का क्या मतलब है? रोबोट टीचर का सेंस ये हो जाता है, ये एक प्रोग्राम्ड जॉब है जो कि प्री डिसाइडर होती है यहाँ पर। और रोबोट जो है क्लासरूम में यहाँ पर नो लॉन्गर एन अनइमेजिनेबल विज़न होता है ये रोबोट्स के लिए। रोबोट्स एक तरह से ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पर जिनका ये काम नहीं है कि उनसे जो है टीचर्स को रिप्लेस कराया जाए, बल्कि ये फैसिलिटेट करते हैं। ह्यूमनाइड रोबोट्स जो होते हैं वो टीचिंग के लिए जो है फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो साइंस की टीचिंग हो, टेक्नोलॉजी की हो, इंजीनियरिंग की हो या मैथ्स की हो। तो स्टेम सब्जेक्ट्स जो होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के, इनको पढ़ाने के लिए रोबोट टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकें इन सारे सब्जेक्ट्स की। इसीलिए जो है रोबोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। और मेन पर्पस क्या होता है रोबोट्स को एजुकेशन में यूज़ करने के लिए? तो ये अपने एफर्ट और टाइम के थ्रू जो है स्टूडेंट्स के विल को देखते हैं, उनकी लर्निंग सब्जेक्ट्स पे जो है कमांड कराते हैं। तो यहाँ पर रोबोट्स जो होते हैं वो मेन स्टेम जो कोर्सेज होते हैं या स्टेम सब्जेक्ट जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए फैसिलिटेट किया जाता है स्टूडेंट्स को। रोबोट्स नई टेक्नोलॉजी होते हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनके अटेंशन को गेन करते हैं और इसलिए ये जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करते हैं रोबोट से। इन ऑर्डर फॉर योर स्कूल टू गेट द utmost benefit from using the robots for the education। तो रोबोट्स का यूज़ करके जो है स्कूल एक तरह से फैसिलिटेट होते हैं लर्निंग के लिए। देन यहाँ पर कई सारे नेसेसरी टर्म्स हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्रोग्राम के लिए हमें रोबोट को लाना है। तो यहाँ पर जो स्कूल है उससे पहले से ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर हम रोबोट टीचर ला रहे हैं तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को। देन रोबोट टीचर के लिए एक डिफरेंट थिंग्स होती हैं जिनको जो है
डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि रोबोट टीचर्स हैं तो वो अलग-अलग तरह की जो है एक्टिविटीज़ को करते हैं यहाँ पर। तो रोबोट्स को चलाने के लिए या इसकी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए हमें एक एजुकेशन स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत होती है। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि यू also have to assure that the school can afford to buy the robots। यहाँ पे स्कूल से ये अश्योरेंस होनी चाहिए कि वो रोबोट को बाय कर सकता है, रोबोट टीचर्स को प्रोवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए। देन यहाँ पर कुछ फीचर्स आते हैं रोबोट टीचर के। तो रोबोट टीचर्स जो होते हैं वो आपके ही कमांड को फॉलो करते हैं यहाँ पर, जैसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसे ही वो वर्क करते हैं। देन सेकंड यहाँ पर फीचर हो जाता है इनका कि ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि जो स्टेम कोर्सेज होते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में वो सॉल्व कर देते हैं। देन थर्ड यहाँ पर फीचर हो जाता है इसका कि ये एक टेक्नोलॉजिकल स्किल है, जो कि यहाँ पर जो बच्चे वीक हैं उनको एक तरह से चांस मिलता है कि उनकी टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जा सके और उनके मेंटल लेवल को ब्रॉड लेवल पे पहुँचाया जा सके। फोर्थ यहाँ पर फीचर हो जाता है इसका कि इसमें एबिलिटी होती है रोबोट्स टीचर में कि ये स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है उसको सीख कर सके और उनकी लर्निंग को जो है इजी बना सकें। इस तरह से कुछ एडवांटेजेस भी दी गई हैं यहाँ पर रोबोट टीचर के लिए। फर्स्ट एडवांटेज हो जाता है यहाँ पर कि रोबोट टीचर जो है ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है, नए तरह से डिज़ाइन किया गया है और नए मेथड से ये जो है टीचिंग करता है, इसलिए ये इसका एक एडवांटेज आ जाता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाती है कि रोबोट टीचर्स जो होते हैं वो क्लासरूम असिस्टेंट्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर, एडवाइजरी के लिए। थर्ड यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है कि रोबोट टीचर्स से सोशल इंटरेक्शन बहुत बेहतर किया जा सकता है एक स्कूल में। देन फोर्थ यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है कि सोशल रोबोट्स जो होते हैं उनसे हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर नई थिंग्स करा सकते हैं, नई स्किल्स को बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्पायरिंग जो इनोवेशन है वो आ जाता है यहाँ पर फॉरेस्ट किंडरगार्टन का। फॉरेस्ट किंडरगार्टन के कई सारे नाम हैं यहाँ पर। इसको फॉरेस्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, आउटडोर नर्सरी के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट नर्सरी के नाम से इसको जानते हैं, नेचर किंडरगार्टन के नाम से जाना जाता है और नेचर प्री स्कूलिंग के भी नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से ये जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड में, उसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड के लिए यहाँ पर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता था। तो इसमें जो बच्चे शामिल थे वो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। तो यहाँ पर जो बच्चे थे वो आउटडोर गेमिंग के थ्रू या प्ले के थ्रू यहाँ पे नेचर से इंटरैक्ट करके तब जाके नए-नए क्रूशियल आइडियाज़ लेते थे, एक्सप्लोर करते थे और अपनी नॉलेज को बिल्डअप करते थे। इस तरह से नेचर से ही बच्चे जो है सीखते थे यहाँ पर। नेचुरल एनवायरनमेंट उन्हें प्राप्त की कराया जाता था बच्चों को, ताकि वो इनकरेज हो सकें एक्सप्लोर करने के लिए और नए-नए थिंग्स को लर्न करने के लिए। तो यहाँ पर फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले इसे क्रिएट किया गया था एला फ्लाउटाउ के द्वारा। डेनमार्क में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में। इस तरह से यहाँ पर फॉरेस्ट किंडरगार्टन जो मेथड है उसमें बच्चे जो है फॉरेस्ट में रहकर, फॉरेस्ट के नियर बाई एरियाज़ में रहकर नई थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, देन उसमें अपनी नॉलेज को बिल्डअप करते हैं और लर्न करते हैं वहाँ से। फॉरेस्ट किंडरगार्टन एक तरह से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी वो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन थी। फॉरेस्ट किंडरगार्टन जो मेथड था उसमें बच्चे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट से सीखते थे यहाँ पर और उन्हें जो है एक्सप्लोर किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था अडल्ट्स के थ्रू, ताकि वो सेल्फ इनिशिएटिव प्लेज़ और डिस्कवरी को बढ़ावा दे सकें यहाँ पे। देन नेक्स्ट हो जाता है फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड। फीचर्स में इसके सबसे पहले शामिल हो जाता है कि यहाँ पर जो एजुकेशन होती है वो आउटडोर में होती है। बच्चे यहाँ पर सारे ही सेशन जो है
आउटडोर में रिसीव करते हैं नॉलेज को। देन ये फॉरेस्ट में जो है यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे सीखते हैं यहाँ पर। और जो करिकुलम होता है वो लर्नर सेंटर्ड यहाँ पर रहता है, क्योंकि बच्चे जब फॉरेस्ट में सीखेंगे तो ऑल अराउंड बच्चों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं और उन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनकी सेल्फ लर्निंग को इनिशिएट किया जाता है यहाँ पर, ताकि वो उनकी लर्निंग जो है यहाँ पर बेटर हो सके। देन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड की। इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड की? तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि इससे जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में या एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रख के बच्चे जो है लर्निंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी लर्निंग होगी वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होगी, उन्हें जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत होगी उस तरह की उन्हें जो है पढ़ाई कराई जाती है। देन सेकंड यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाता है कि ये एक तरह से इंटरैक्शन को क्रिएट करता है, यानी कि बच्चे यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं और उनसे जो है अपनी लर्निंग को कनेक्ट कर पाते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है फॉरेस्ट किंडरगार्टन मेथड में, उसमें बच्चे अपनी लर्निंग को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कर पाते हैं। देन थर्ड इम्पॉर्टेंस हो जाती है किंडरगार्टन मेथड की कि इससे जो है बच्चे आउटसाइड लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ को भी गेन करते हैं, उनकी लर्निंग जो है बेटर होती है और उनका लर्निंग का जो क्राइटेरिया रहता है, जो पर्सपेक्टिव रहता है, वो बहुत ब्रॉड होता है यहाँ पर। फोर्थ इम्पॉर्टेंस हो जाती है प्रोवाइड्स द चिल्ड्रन विद द फ्रीडम। यहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से स्पेस होता है, फ्रीडम होती है कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें स्पेस मिलती है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बच्चे यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, देन अपनी नॉलेज को जो है क्रिएट करते हैं। इस तरह से उन्हें फ्रीडम भी होती है और पूरी तरह से स्पेस भी रहती है और एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट उनकी लर्निंग को क्रिएट करने के लिए। देन इसके कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल बेनिफिट्स फॉर द चिल्ड्रन। जब एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है तो उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत बेटर रहता है। तो यहाँ पर बच्चे को फैसिलिटेट किया जाता है होल सोल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, तो किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रहता है यहाँ पर स्टूडेंट्स में। देन सिक्स इम्पॉर्टेंस यहाँ पर हो जाती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब है एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जब हम एजुकेशन को गेन करते हैं तो हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी एजुकेशन वहाँ पर मिलती है। स्कूल रेडीनेस होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है यहाँ पर किंडरगार्टन मेथड की। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंस्पायरिंग आइडिया था इनोवेशन के लिए वो हो जाता है 3D लर्निंग का। 3D लर्निंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर 3D लर्निंग को 3 डायमेंशनल लर्निंग कहते हैं यहाँ पर। 3 डायमेंशनल लर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है उसके लिए बच्चे एक्साइटेड रहते हैं और ये ई लर्निंग होती है, ई लर्निंग इंडस्ट्रीज़ के तौर पर यहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पर जो मेथड्स होंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहते हैं, ताकि बच्चे इसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीख सकें। उनमें जो रिटेंशन लेवल होता है यहाँ पर वो हाई रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है टीचिंग के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ 3D लर्निंग क्या होता है यहाँ पर? इससे जो है प्रोवाइड किया जाता है सोशल अपॉर्चुनिटीज़ और टीम वर्क को। 3D लर्निंग जो है एक नया आइडिया है, इसलिए यहाँ पर टीम में वर्क किया जाता है ताकि सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनसे लोग ज़्यादा अवेयर हो सकें। ये एक तरह से नया आइडिया है, इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजुकेशन के लिए। 3D लर्निंग हमें फैसिलिटेट करती है कि जो भी टीचर्स यहाँ पर ऑनगोइंग रहते हैं वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो 3D लर्निंग से जो है एक तरह से ब्लेंडेड फॉर्म क्रिएट होता है जिसमें टीचर अपनी ट्रेनिंग को गेन करते हैं और अपने रियल वर्ल्ड से जो है अपनी प्रैक्टिस को कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये 3D लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है वो अलाउ करता है प्रैक्टिसेस को। देन थर्ड यहाँ पर इसका बेनिफिट हो जाता है सिमुलेट्स द रियल थिंग। इसमें जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसी को एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है प्रैक्टिस इन्वायरमेंट के थ्रू और सिचुएशंस के थ्रू।
देन नेक्स्ट इंस्पायरिंग जो इनोवेशन है वो यहाँ पर टीचर ऑटोनॉमी की आ जाती है। टीचर ऑटोनॉमी जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाता है। टीचर ऑटोनॉमी का मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से कैपेसिटी है जिससे कि कंट्रोल किया जाता है एक टीचिंग को। एक इंसान एक टीचर जब टीच करता है तो उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए टीचर ऑटोनॉमी इंस्पायरिंग इनोवेशन को लाया गया यहाँ पर। इसमें टीचर ऑटोनॉमी का मतलब हो जाता है कि इसमें फ्रीडम होती है लर्न करने की, स्टडी करने की और पढ़ाने की। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रीडम दी गई थी कि कैसे जो है टीचर स्टडी करके, लर्न करके देन टीच करता है यहाँ पर। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटरकनेक्ट किया गया था। देयर शुड नॉट टू मच इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द टीचर बाय द हायर अथॉरिटी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं रहता था टीचर के वर्क में उनके हायर अथॉरिटीज़ का। तो एक तरह से जो हायरार्की होती है वो बहुत इंटरप्ट करती है एक टीचर के वर्क में, उसकी जो है टीचिंग में। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों से बचने के लिए टीचर ऑटोनॉमी इंस्पायरिंग इनोवेशन को लाया गया, जिसमें कि एक टीचर जो है फ्रीडमली अपने काम को कर सके। उसे पूरी तरह से फ्रीडम रहती थी कि उसे कैसे जो है पढ़ाना है, कैसे लर्न कराना है स्टूडेंट्स को। देन टीचर ऑटोनॉमी को डिफ़ाइन किया गया है रिचार्ड स्मिथ के द्वारा 2000 में, जिन्होंने बताया है कि टीचर ऑटोनॉमी एक तरह से एबिलिटी होती है स्किल्स को प्रोपराइटरी डेवलप करने के लिए, अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज एंड एटीट्यूड फॉर वन सेल्फ एज अ टीचर। तो एक टीचर के जब हम अप्रोप्रिएट स्किल्स में डेवलपमेंट करते हैं, उनकी नॉलेज में डेवलपमेंट करते हैं और उनके एटीट्यूड में डेवलपमेंट करते हैं, तो इस एबिलिटी को ही हम टीचर ऑटोनॉमी का नाम देते हैं। इस तरह से जब एक टीचर अपने फ्रीडम को पाता है तो वो अपनी लर्निंग को या अपने नॉलेज को बेटर तरीके से या बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के सामने। यहाँ पे जब हम एक प्रेशर फील करते हैं, टीचर्स में एक प्रेशर फील किया जाता है, एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर रहता है, तो वो अपनी नॉलेज को 100% तरीके से नहीं ट्रांसफ़र कर पाते हैं क्लासरूम में। इसलिए टीचर ऑटोनॉमी एक बहुत क्रूशियल जो है, बहुत इम्पोर्टेंट इनोवेशन था, इंस्पायरिंग इनोवेशन था टीचर्स के लिए। देन टीचर ऑटोनॉमी एक तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट था यहाँ पर टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फ्रीडम जो है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था टीचर्स पर। वो फ्रीडमली अपने काम को करते थे और जो है अपनी नॉलेज को इन्हांस करके स्टूडेंट्स तक उस नॉलेज को पहुँचाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचर ऑटोनॉमी की? तो यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट हो जाता है कि सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शंस होते ही थे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम रहती थी टीचर्स को, इसलिए वो सेल्फ डायरेक्टेड वर्क पर बिलीव करते थे, अपना डेवलपमेंट करते थे और साथ साथ स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट करते थे। देन कैपेसिटी फॉर द सेल्फ डायरेक्शन प्रोफेशनल एक्शन, जो प्रोफेशनल प्लान्स हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डअप करते थे ये टीचर्स में। फ्रीडम होती थी कि वो अपने और प्रोफेशनल पर कंट्रोल कर सकें, सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपना कर सकें और कैपेसिटी को अपने इन्हांस कर सकें। देन फ्रीडम उन्हें मिलती थी कि जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो फ्रीडमली काम कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंस्पायरिंग इनोवेशन लाया गया एजुकेशन के लिए, वो कॉन्सेप्ट हो जाता है पेपरलेस क्लासरूम का। पेपरलेस क्लासरूम एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, एक तरह से क्रांति थी एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजी पेपरलेस क्लासरूम का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर ई लर्निंग का कहीं न कहीं तरह से आगमन हो चुका था। तो इस तरह से पेपरलेस क्लासरूम जो है एक नेचुरल आउटकम को प्रोवाइड करता है डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए। यानी कि यहाँ पर हम डिजिटल इंडिया के फॉर्म में आ रहे थे। एजुकेशनल रिसोर्सेज जो थे यहाँ पर वो नेसेसिटेट करते थे बाय द रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो थे वो भी बढ़ रहे थे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो था वो भी ग्रो कर रहा था। तो इस तरह से एक इवैल्यूएशन हुआ पेपरलेस क्लासरूम का एक नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, एजुकेशनल रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया गया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू। और यहाँ पर जो पेपरलेस क्लासरूम था वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड होता था जब यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था तब, और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है थी यहाँ पर। और जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी, नोटबुक थी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बंद कर दिया गया था पेपरलेस क्लासरूम में। पेपरलेस क्लासरूम एक तरह से इनोवेटिव डेवलपमेंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेपरलेस क्लासरूम में हम वाइट बोर्ड से शिफ्ट कर रहे थे डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया के लिए। देन मैथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं टीचर्स के थ्रू यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पेपरलेस क्लासरूम को। तो यहाँ पर टीचर्स इम्प्लीमेंट करते हैं इन सारे मेथड्स को। फर्स्ट मेथड हो जाता है इनमें से मीडिया इनरिचमेंट लर्निंग। मीडिया इनरिचमेंट लर्निंग का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू या रिकॉर्डेड लेसन्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था टीचर्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो लर्निंग थी वो एक तरह से ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन फॉर्म में जा चुकी थी। जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे तो ये जो फॉर्म है वो मीडिया इनरिचमेंट लर्निंग का ही है, चाहे वो रिकॉर्डेड लेसन हो या वीडियो ऑनलाइन लेक्चर हो। तो इस तरह से यहाँ पर पेपरलेस क्लासरूम को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड पार्ट हो यहाँ पर हो जाता है मेथड का अडाप्टिव लर्निंग थी एक तरह से, क्योंकि ये वन वे जो टेक्नोलॉजी थी या टेक्नोलॉजी जो टीचिंग में यूज़ किया जा रही थी, इसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग का ध्यान रखा जा रहा था। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे वो अपने सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देख सकते थे। ग्रुप लर्निंग थी एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट भी था और इंडिविजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट भी था। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो ग्रुप में भी सीख सकते थे और इंडिविजुअल बेसिस पे भी सीख सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर फैसिलिटेट करता है पेपरलेस क्लासरूम। ग्रुप लर्निंग के लिए यहाँ पर बताया गया कि ग्रुप लर्निंग में स्टूडेंट्स जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू या क्रिटिकल के थिंकिंग के थ्रू नए नए आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे के और उनसे जो है नॉलेज गेन करते हैं। देन फोर्थ यहाँ पर मेथड हो गया फ्लिप्ड क्लासरूम का। फ्लिप्ड क्लासरूम का सेंस ये था, क्योंकि ये जो लर्निंग थी वो वीडियोज़ के फॉर्म में रहती थी टीचर्स के लिए, टीचर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को देते थे, इसलिए स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उनको देख सकते थे और उनसे जो है अवेयर हो सकते थे, उस मटेरियल को जो है गेन कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर फिफ्थ मेथड जो था वह वेरी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का था, यानी कि यहाँ पर कई सारे नए नए इन्वायरमेंट्स आए, प्लेटफॉर्म्स आए जिसमें ऑनलाइन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड हो जाता है, गेम्स हो जाते हैं, वर्क पेजेस हो जाते हैं, वीडियो, डिजिटल नोट्स, 3D लर्निंग, गूगल मैप्स, नोट, वन नोट, इस तरह से कई सारी डाइवर्सिटी ऑफ टूल्स आए, टेक्नोलॉजीज आए, जिसमें जो है पेपरलेस क्लासरूम को इनिशिएट किया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आता है वो आईसीटी का हो जाता है। चेंजिंग फेस ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या चेंजिंग फेस था आईसीटी के दौरान यहाँ पर स्कूल्स और यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्टली जानेंगे यहाँ पर आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो आईसीटी का मतलब हो जाता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेंस ये है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए या इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए या नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस के लिए, तो इन सब को जैसे हैंडल किया जाता है इन सब टेक्नोलॉजीज़ को, उसे हम आईसीटी कहते हैं। तो आईसीटी के थ्रू ही हम इन सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को या फिर ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई थी बर्टन के द्वारा 2002 में। आईसीटी को इन्होंने डिफाइन किया है अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल। आईसीटी एक तरह से कई तरीके का टेक्नोलॉजिकल टूल और रिसोर्सेज है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो आईसीटी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें को, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और ये एक तरह से टेक्नोलॉजी है जो कि हमें कंप्यूटर इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है।
आईसीटी सपोर्ट करता है एक्टिविटीज़ को जिसमें भी इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर आईसीटी का मतलब ये हो जाता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना आ जाता है, प्रोसेस करना आ जाता है, स्टोर करना आता है और डेटा को प्रेजेंट करना आता है यहाँ पर। तो आईसीटी में इन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और डेटा को प्रेजेंट करना। तो ये इंक्रीज़ करती है एक्टिविटीज़ जो है कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को। आईसीटी से जो है कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, इसीलिए आईसीटी जो है एक इनिशियल रोल प्ले करती है एजुकेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आईसीटी के एजुकेशन में? तो ये इम्प्लीमेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। तो यहाँ पर आईसीटी से हमें जो है जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। आईसीटी इंक्रीज़ करता है वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज एंड मेथड्स को। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल सर्विसेज और मेथड्स होते हैं वो कई तरह के डाइवर्सिफाइड इनिशिएशंस को इंक्लूड करते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि आईसीटी से हम प्रमोट करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। तो हर एक बच्चे को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं आईसीटी के थ्रू। इससे हम डेवलप करते हैं एक कलेक्टिव एंड डायमेंशनेटेड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को। देन फिफ्थ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि आईसीटी के थ्रू हम प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी लिटरेसी के को। तो ये जो टेक्नोलॉजी लिटरेसी है वो हर एक सिटीज़न के लिए इक्वली प्रोवाइड की जाती है। देन आईसीटी के थ्रू डिस्टेंस लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिस्टेंस लर्निंग का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं अपने जॉब के लिए या किसी न किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में और वो जो है पढ़ना भी चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डिस्टेंस मोड से उस कोर्स को जो है कर सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया था कि जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति हैं वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन को जो है कंप्लीट कर सकें। रोल ऑफ आईसीटी की बात करें तो आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसका रोल ये हो जाता है कि ये यहाँ पर इंटरेस्ट और मोटिवेशन को बनाए रखता है लर्निंग के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई सारी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है टीचिंग में। वीडियो का, इमेजेस का, एनिमेशन का, विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड यहाँ पर हो जाता है अपॉर्चुनिटी टू गेन टू एक्सेस। तो एक्सेस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं आईसीटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इंफॉर्मेशंस और रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर हमारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको सॉल्व करता है आईसीटी। इससे एक्टिव लर्निंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। देन चेंज एंड मॉडर्नाइज करता है एजुकेशनल सिस्टम को। आईसीटी के थ्रू हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अपने एजुकेशन को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। देन हेल्पफुल होता है ये टीचर्स के लिए कि इससे टीचर्स अपनी लर्निंग को जो है इन्हांस करते हैं, अपने मेथड्स, टीचिंग मेथड्स को और स्ट्रेटजीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से आईसीटी से हम इनोवेटिव एंड अप्रोप्रिएट जो है मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन से रीजंस हैं? रीजंस ऑफ यूजिंग आईसीटी इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। क्यों जो है आईसीटी का यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में? तो एक मोटिवेटिंग टूल है ये, जिससे कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही बेनिफिट होते हैं, दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल रहता है आईसीटी। उन्हें दोनों को ही मोटिवेट करता है। टीचर अपनी लर्निंग को अच्छे से जो है टीचिंग को दे सकता है, स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग को इन्हांस करके अपनी टीचिंग को जो है बढ़ावा देता है। नए नए मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ के थ्रू अपने नॉलेज को इन्हांस करता है टीचर, और बच्चे जो है आईसीटी के थ्रू यहाँ पर मोटिवेटेड रहते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो जब डिजिटल और
स्मार्ट क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं, तो वो एक तरह से अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए। देन नेक्स्ट है यहाँ पर फ़ास्ट कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है ये, क्योंकि कोई भी जियोग्राफिक एरिया हो वहाँ पर आईसीटी के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। देन थर्ड यहाँ पर हो जाता है क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इन द सेंस यहाँ पर जो है छोटे-छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं, डायलॉग्स के थ्रू या फिर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, कॉम्पिटिशन के थ्रू, इस तरह से लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाता है। लोकेटिंग रिसर्च मटेरियल, यहाँ पर रिसर्च मटेरियल को भी फैसिलिटेट किया जाता है आईसीटी के थ्रू। आईसीटी के थ्रू कई सारी ऐसी साइट्स हैं जिनमें जो है बच्चे अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। लाइब्रेरी, इंटरनेट के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू इस तरह से जो है इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स को। अक्वायरिंग वेरिएड राइटिंग स्किल्स, कई सारी राइटिंग स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स में। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है आईसीटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आईसीटी ऐसा एक इनिशिएशन था, क्रिएशन था, जिससे कि हम स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलाइज लर्निंग को इन्हांस करते हैं। ये एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ आईसीटी की बात करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट टूल इसमें आ जाता है ई लर्निंग का। ई लर्निंग का सेंस ये हो जाता है कि आईसीटी में जो भी लर्निंग कराई जाती है वो ऑनलाइन मोड पर होती है यहाँ पर, और इसमें मोर जेनरिक जो है टर्म्स का यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये एक तरह से सिनोनियम के तौर पर यूज़ किया जाता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए ई लर्निंग को। ई लर्निंग का मतलब होता है कि ये एक इंटरैक्टिव लर्निंग है जिसमें कि लर्निंग कंटेंट जो है ऑनलाइन अवेलेबल होता है, और ये प्रोवाइड किया जाता है ऑटोमेटिक फीडबैक यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ का। ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिकेशन जो है इसमें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस किया जाता है स्टूडेंट के थ्रू और टीचर के थ्रू ऑनलाइन कनेक्ट होकर। ई लर्निंग को एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग के भी नाम से यहाँ पर जानते हैं हम। ई लर्निंग एक तरह से कलेक्शन होता है टीचिंग और इंफॉर्मेशन पैकेज के थ्रू यहाँ पर, जिसमें एजुकेशन को अवेलेबल कराया जाता है स्टूडेंट्स के लिए किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस पर। तो यहाँ पर जो है बच्चे अपने कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड में पाते हैं और अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सेल्फ जो है इवैल्यूएशन यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। देन ई लर्निंग की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है ली एंड ली के थ्रू 2006 में, जिसमें इन्होंने बताया है ई लर्निंग इज़ एन ऑनलाइन एजुकेशन। एक तरह से ये ऑनलाइन एजुकेशन है जिसमें डिफ़ाइन किया जाता है सेल्फ पेस्ड और रियल टाइम डिलीवरी ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ओवर द इंटरनेट टू एन एंड यूज़र डिवाइस। तो ई लर्निंग जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लर्निंग लेते हैं। यूजेस ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन, यूजेस ऑफ ई लर्निंग की बात करें यहाँ पर, तो ई लर्निंग एक वाइडली यूज्ड टर्म है यहाँ पर, जिसमें एक लर्नर जो है पूरी तरह से फोकस्ड होता है नई मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए और इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, जिससे कि उसकी लर्निंग क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके, रिसोर्सेज और सर्विसेज को उसे प्रोवाइड किया जा सके। इस तरह से यहाँ पर कोलैबोरेशन और इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाता है। एजुकेशनल एडवांटेजेस क्या हैं ई लर्निंग की, तो फर्स्ट एडवांटेज इसमें हो जाता है कि इसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है बच्चों की। ई लर्निंग का जब यूज़ करते हैं यहाँ पर टीचर्स, तो इससे जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी को इन्हांस किया जाता है स्टूडेंट्स के। देन ये बैरियर्स को इम्प्रूव करता है, रिमूव करता है यहाँ पर। तो अचीवमेंट्स जो भी बच्चे का टारगेट है उसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनको हटाता है ई लर्निंग। देन ऑफ़र करता है एक डिफरेंशिएटेड लर्निंग एनवायरनमेंट को स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर लर्निंग के थ्रू।
इस तरह से यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ टूल्स का यूज़ किया जाता है टीचर्स और लर्नर्स के लिए, ताकि टीचर्स और लर्नर्स को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। देन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को एक तरह से प्रैक्टिस मोड प्रोवाइड किया जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ई लर्निंग के थ्रू। वर्चुअल लर्निंग को जो है इनिशिएट करता है ये। देन आईसीटी के लिए नेक्स्ट जो टूल हो जाता है वो इंटरैक्टिव रेडियो का होता है। इंटरैक्टिव रेडियो का ये मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से मास मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एजुकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हम इंफॉर्मेशन को जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस का आदान प्रदान कर सकते हैं, या इंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से टूल का काम करता है। इंटरैक्टिव रेडियो यहाँ पर एक टूल का काम करेगा आईसीटी के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि इससे भी हम इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट या इंस्ट्रक्शन को गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से रेडियो एक जो है चीप और सिंपल मीडियम होता है रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए यहाँ पर, जो कि हर एक इंडिविजुअल के घर पर अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आईसीटी टूल में इंक्लूड किया जाता है इसको। एडुसेट यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है टूल। एडुसेट पहली इंडिया की फुल फ्लेज्ड एजुकेशनल सैटेलाइट है यहाँ पे, जिसको फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल फ्लाइट के लिए जो है 20 सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और 17 मिनट बाद फ्लाइट के यहाँ पर उसका वेट जो चेक किया गया वो 1950 किलोग्राम का था यहाँ पर। तो इस तरह से श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था इस एजुकेशनल सैटेलाइट को, जिसका नाम एडुसेट था। एडुसेट जो है एक तरह से मीट करता है डिमांड ऑफ एन इंटरैक्टिव एंड सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर एक इंटरैक्टिव ये टूल है, सैटेलाइट है, जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द MHRD, इग्नू एंड इसरो। तो ये एक तरह से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था एडुसेट। देन यहाँ पर फुल फॉर्म देख लीजिए इन सब की, जिन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें जो है एडुसेट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया था, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं इग्नू। इग्नू का फुल फॉर्म हो जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये नोडल इंस्टीट्यूशन हो जाता है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2009 नहीं है, ये एक तरह से काउंसिल है जो टीचर एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है NCTE यहाँ पर, NCTE 2009 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देन यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन था ICAR, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता है। देन फोर्थ है इसमें यहाँ पर NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिफ्थ यहाँ पर हो जाता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एडुसेट के वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है यहाँ पर एडुसेट का कि ये इफ़ेक्टिव टीचर ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है। करिकुलम बेस्ड एक तरह से सप्लीमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। पार्टिसिपेट और मॉनिटर करता है यहाँ पर ये एडुसेट। और उसके बाद इसमें क्वालिटी रिसोर्स को प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स और टीचर को। डिस्टेंस लर्निंग को फैसिलिटेट करता है ये, और न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेस कराता है। इस तरह से कुछ फंक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं एडुसेट के, कि ऑल इंडिया जियोग्राफिकल एरिया पर इसको अप्लाई किया गया था, और इंटरैक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन को प्रोवाइड करता है ये। कंसिस्टेंसी और टू इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ये। इस तरह से ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट जो आईसीटी का टूल है वो इंटरनेट हो जाता है। इंटरनेट आज की मॉडर्न एज में आप देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग भी कनेक्ट हैं यहाँ पर। तो इंटरनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक फॉर्म है, जिसमें जो है एजुकेशन में आज इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो चुका है।
कंप्यूटर्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू डे पर डे हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ही। तो इस तरह से ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है इसको एजुकेशन के फील्ड में। इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है इंटरनेट को कि इंटरनेट एक तरह से फैक्ट है जिस पे जो है कनेक्शंस को प्रोवाइड किया जाता है ग्लोबल तौर पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट की बात करें तो यूनिवर्सल एक्सेस ये प्रोवाइड करता है सभी को, यानी कि पूरी दुनिया में लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देन रिच मल्टीमीडिया रिसोर्स का काम करता है इंटरनेट, पब्लिश करता है मीडियम के तौर पर। ये जो है डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराता है, इंटरैक्टिव मीडियम होता है ये दो लोगों के बीच में। आर्किटेक्चर का काम भी करता है इंटरनेट यहाँ पर। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट की बात करें तो आईपी प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, आईएसपी होता है एक, ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। देन एक साइट होती है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसी साइट के थ्रू जो है हम हर एक चीज़ को सर्च कर पाते हैं। जो भी इंटरनेट ब्राउज़र होता है इसमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल यहाँ पर आईसीटी में यूज़ किया जाता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इन द सेंस यहाँ पर जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है वो एक बेसिक नीड हो जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो हो रहा है उसी से हम हायर क्वालिटी हेल्थ केयर पर पहुंच रहे हैं और हायर जो है एजुकेशन के लेवल को अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग हो, ऑनलाइन लर्निंग हो, ओपन लर्निंग हो, इन सारी चीज़ों को हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक इनिशियल रोल प्ले करता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इससे जो है हम डिस्टेंस, टेली का सेंस ही यही हो जाता है डिस्टेंस, और कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि डिस्कशन करना। तो यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस के बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइप हो जाता है ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल भी इसको कहते हैं, जब सिर्फ वॉइस के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तब उसको ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किसको कहते हैं? वीडियो का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हम फेस टू फेस जो है कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो उसको हम वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके बाद ऑडियोग्राफिक टेलीकॉन्फ्रेंस आता है। ऑडियोग्राफिक का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है ग्राफिक्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और वीडियो पिक्चर्स के थ्रू। देन नेक्स्ट यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का पार्ट होता है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर टेलीफोन लाइंस के थ्रू दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या मॉडेम्स को कनेक्ट किया जाता है और उनमें जो है लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। देन यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और काउंसलिंग को ऑफर कर सकते हैं। यूजेस ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो एजुकेशन में यूज़ किया जाता है इसका कोर्सेज़ को डिलीवर करने के लिए, लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क्स को जो है डिलीवर करने के लिए डिस्टेंस लर्निंग में, सर्टिफिकेट्स लेवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का। देन काउंसलिंग को भी फैसिलिटेट किया जाता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो टूल आ जाता है यहाँ पर आईसीटी का, वो है यहाँ पे स्वयं। स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर स्वयं का। स्वयं एक तरह से इनिशिएटिव था एमएचआरडी का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसके अंडर में डिफरेंट प्रोफेसर्स जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए
एंगेज कराए जाते थे और वो जो फैकल्टी थी वो यहाँ पर आईआईटीज़, आईआईएम्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ को ऑफ़र करती थी। तो स्वयं के थ्रू हम जो है लर्निंग को इन्हांस करते हैं। सेल्फ लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इनिशिएट किया जाता है स्वयं को। स्वयं एक तरह से जो है इनिशिएटिव कोर्सेज़ को डिलीवर करता था यहाँ पर, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी या आईआईटी बॉम्बे जैसे कि है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गुवाहाटी है, इन सब में इन सारे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया जाता था। इसके बाद 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी के, कि हर एक को एक्सेस होनी चाहिए इस एजुकेशन की, इक्विटी बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी स्वयं के थ्रू। इस तरह से कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं स्वयं के बारे में यहाँ पर। देन यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं स्वयं के। स्वयं के फीचर्स में फर्स्ट फीचर यहाँ पर हो जाता है कि स्वयं एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें सेल्फ लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। इसमें जो एजुकेशन थी वो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन थी, जिससे बच्चे कनेक्ट हो सकते थे। स्वयं यहाँ पर ऑफर करता है कैंडिडेट्स को स्टूडेंटशिप या स्कॉलरशिप को। देन थर्ड यहाँ पर फीचर हो जाता है स्वयं को कि ये एक क्रेडिट सिस्टम था यहाँ पर, जो कि एजुकेशनल डिग्रीज को हेल्प करता था। फोर्थ यहाँ पर फीचर हो जाता है कि ये ऑफ़र करता है सर्टिफिकेशन को यहाँ पर। इसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं यहाँ पर स्वयं के, जिसके फंक्शंस में आ जाता है कि ये एजुकेशन के लिए काम करता है, इंजीनियरिंग के लिए काम करता है, एनआरसी के लिए काम करता है, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, जर्नल एंड ह्यूमैनिटीज़, ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं। कुछ डिवीज़न एंड ब्रांचेस हैं यहाँ पर स्वयं के लिए। इस तरह से आपका ये 4th यूनिट का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।